तो कहानी की शुरुआत होती है एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की रिसर्च से, और इस रिसर्च के दौरान बहुत जगह पे खुदाई भी की गई, और इसी खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं कुछ गोल्ड कॉइन्स एंड एक स्टैच्यू जिसका सर नहीं था। कौन था ये सरकटा और आखिर कहाँ से आई ये स्टैच्यू, और आप सरकटे के बारे में क्या जानते हैं कमेंट में बताइए। तो ये स्टैच्यू बेसिकली एक एंशियंट किंग से बिलोंग करती है, और किंग से बिलोंग करती है ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो ये मौर्य एम्पायर से तो बिलोंग करती नहीं थी, तो आखिर किस एम्पायर से बिलोंग करती थी, और क्या हुआ था मौर्य एम्पायर के बाद में। जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइनेशन हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स निकल कर आए, और यही सारे किंगडम्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। कौन कौन से थे ये किंगडम, जैसे कि शुंगास, सतवाहनास, केदीज एंड कुछ ऐसे किंगडम थे जो कि मौर्य एम्पायर के टाइम पर भी थे और मौर्य एम्पायर के बाद भी थे। मींस इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो कि साउथ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वेशन ऑफ इंडो ग्रीक। ये सारे किंगडम मौर्य एम्पायर के बाद किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए और किस तरीके से इन्होंने अपने अपने किंगडम को पावरफुल बनाया। यही एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने की चीजों को, इसीलिए आज के लेक्चर का नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। बात है मौर्य एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर में अशोक के बाद कोई भी पावरफुल रूलर हमें देखने को नहीं मिला। तो जितने भी रूलर्स आए वो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल लॉस का सामना करते हैं, और उन्हीं में से एक था लास्ट रूलर, दैट वाज बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसी के आर्मी चीफ यानी उसी के गवर्नर ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने कर दी। और बृहद्रथ को मारने के बाद वो अपनी एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी, दैट वाज शुंगा डायनेस्टी, इसका इस्टेब्लिशमेंट करता है। यही सारी बातें लिखी गई हैं बाण भट्ट की हर्षचरिता बुक में। इंडिया के अंदर हमें दो तरह की डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं, एक थी इंटरनल डायनेस्टी और एक थी एक्सटर्नल डायनेस्टीज। इंटरनल डायनेस्टीज वो थी जो कि इंडिया के अंदर ही किंगडम्स थे, और वो आपस में रूल करते हैं। एक किंगडम के डिक्लाइनेशन के बाद में दूसरा किंगडम इमर्ज होता है, जैसे कि शुंगास, चेदीस, सतवाहनास, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और आउटसाइड डायनेस्टीज वो थी जो कि बाहर से आई थी, यानी आउट ऑफ द इंडिया थी, जैसे कि इंडो ग्रीक, साक एंड कुशानाज। तो इन्हीं सारी डायनेस्टीज को हम वन बाय वन कवर अप करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये कुछ मैप है जो कि हमें उस टाइम पीरियड को डिनोट करता है कि जब शुंगास, सतवाहनास, चेदीस और उनका किंगडम कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। देन ये जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे, ये अपने आप को सिक्योर कैसे करते थे, आखिर कैसे चला रहे थे ये अपने किंगडम को। तो जितने भी किंगडम्स थे, ये इनके जो किंग्स हुआ करते थे, वो अपने अपने किंगडम को पावरफुल बनाने के लिए या वॉर से बचाने के लिए दो ही रास्ते अपनाते थे, या तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस या फिर वॉर टैक्टिक। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बेसिकली वो थे जिसमें एक किंगडम का जो किंग हुआ करता था, वो अपने बेटे या बेटी की शादी दूसरे किंगडम के किंग के बेटे या बेटी से कर दिया करता था। इस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंसेस सेट होते थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस वो होते थे कि जैसे कि आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेते थे दूसरे किंगडम के साथ में। और दूसरा तरीका ये था कि या तो आप वॉर कर लो और दूसरे पे कंट्रोल गेन कर लो, है ना, वॉर वगैरह के थ्रू दूसरे किंगडम को अपने किंगडम में मर्ज कर लिया करते थे। यही एक रास्ता अपनाया पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को, जो कि मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर था, उसकी हत्या करके अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश करी, दैट वाज शुंगा डायनेस्टी। तो बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी की। तो शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर था, दैट वाज पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद इसका जो एम्पायर था वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था, और इनके टाइम पे बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स भी फॉलो हुए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। इसी को हम वैदिक रिचुअल का पीरियड भी बोल सकते हैं, यानी जो वैदिक चीजें थी और प्रैक्टिसेस थी वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा की गई, एक तरह का रिवाइवल हुआ था। और इनने क्या किया, शुंगास ने ग्रीक्स के संग में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप्स भी बनाए थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह करके एंड ऑल। शुंगास के टाइम पे जो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, यानी जो अदर रिलीजियंस थे ना, वो ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाए, मतलब उतने ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या था। अश्वमेध यज्ञ बेसिकली एक तरह का रिचुअल हुआ करता था, जिस समय पे थोड़ी बहुत पूजा पाठ किया करते थे
हवन वगैरह होते थे, और इसका मेन मोटिव ये था कि इसके बाद में जो हॉर्सेस वगैरह होते थे ना, उनको एक किंगडम के हॉर्सेस को विदाउट एनी सोल्जर दूसरे किंगडम में छोड़ा जाता था, और वो जो हॉर्स है वो दूसरे किंगडम में जितनी टेरिटरी को क्रॉस करता जाता था, वो टेरिटरी उस किंगडम में एड ऑन होती जाती थी जिस किंगडम का वो हॉर्स हुआ करता था। और इन केस अगर उस हॉर्स को जिस टेरिटरी में वो जा रहा है उस टेरिटरी का किंग अगर रोक लेता है, इट मीन्स वो चाहता है कि वॉर हो। अगर कोई राजा किसी और राज्य के घोड़े को अगर रोक लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो युद्ध करना चाहता है। देन मैं बात करूं, शुंगास के टाइम पे संस्कृत संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है, यानी फिलोसॉफिकल लिटरेरी वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। और योग सूत्र जो कि पतंजलि द्वारा कंपाइल्ड हुई थी, वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलती है। और शुंगास ने लिटरेचर को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। देन इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है भरूच स्तूपा से। भरूच स्तूपा बेसिकली एमपी के अंदर सिचुएटेड है, और ये बनवाया था किंग अशोक ने बुद्ध धर्म को पैटर्नाइज करते हुए इस भरूच स्तूपा की स्थापना की थी। बट आज की डेट में जो भरूच स्तूपा में जो रेलिंग्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी रेलिंग्स एंड थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वगैरह जो रिन्यूएशन है वो सुंगास ने करवाया। फिर सुंगास ने कुछ इस टाइप की स्कल्पचर्स भी देखने को मिलती हैं सुंगास के टाइम की, जिसमें एक है पिलर ऑफ ग्रीक वॉरियर, यानी एक ग्रीक वॉरियर हमें देखने को मिलता है, एंड एक मेल फिगर हमें देखने को मिलता है। एक वुमेन है जिसके हाथ में एक बच्चा है, यानी वुमेन विद चाइल्ड देखने को मिलती है, और एक वुमेन देखने को मिलती है जिसके हाथ में फैन है, और एक वास देखने को मिलता है, और एक लेडी देखने को मिलती है जिसके बालों में ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं। ये एक टेराकोटा की स्कल्पचर है। देन कुछ और स्टैच्यूज हमें देखने को मिलती हैं, और बैंगल्स देखने को मिलती हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड थे, मतलब एक थिन लेयर चढ़ी हुई थी जिनपे गोल्ड की इवोरी कोम देखने को मिलता है, एंड बीड्स ऑफ द नेकलेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं सुंगास एंड की बात करूं तो कुछ ऐसे हुआ था कि सुंगास ने जो था ना, बहुत सारी वेज्ड वॉर्स का सामना किया। वेज्ड वॉर बेसिकली वॉर आफ्टर वॉर, लगातार युद्ध का सामना किया। इसका युद्ध जो था वो बहुत सारे किंगडम्स के साथ में होता है, जिसमें से एक थे सतवाहनास। सतवाहनास उस समय के बहुत ही पावरफुल किंगडम माना जाता था, जो कि शुंगास के अंत का कारण बनता है। अब हम बात करेंगे सतवाहनास की। तो सतवाहनास का जो रूल था वो डेक्कन एरिया में था इंडिया के, और सेकेंड सेंचुरी बीसीई के दौरान था। इनका जो एम्पायर था वो बेसिकली आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इन एरियाज में फैला हुआ था, यानी जो आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है ना, वो सतवाहनास की टेरिटरी हुआ करती थी सेकेंड सेंचुरी में। डिफरेंट कैपिटल्स देखने को मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स बनी, जैसे कि अमरावती, प्रतिष्ठाना, पैठान। और इनके टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता है, और कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं सतवाहनास के टाइम पे, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और इन पे जो शिप्स एंड ऑल बने हुए हैं ये बताते हैं कि उस टाइम पे ट्रेडिंग बहुत हुआ करती थी ओशियंस के थ्रू। देन बात करते हैं तो इनका सतवाहनास का जो रीजन था गुजरात से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, और इनकी ट्रेडिंग जो थी वो हमें पता चलती है इनके कॉइन्स से। और इनके कॉइन्स हमें बताते हैं कि उस टाइम पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था किंगडम का, जिसपे इकोनॉमिक लाइफ स्टेबल थी, वो था इनका, यानी जो शिप्स वगैरह हुआ करते थे, मैरीटाइम ट्रेड हुआ करती थी, उसी से इनके इकोनॉमिकली बैलेंस्ड रहती थी इनके किंगडम। इन पे जो शिप्स बने हुए हैं उनके डिजाइन से पता चलता है इस कॉइन के, ये एडवांस शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज को बताते हैं जो सतवाहनास के टाइम पे यूज हुआ करती थी। अब बात करते हैं सतवाहनास के एग्रीकल्चर की। तो सतवाहनास के एग्रीकल्चर बेसिकली कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम के अराउंड फैला हुआ था। ये एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके बैठा हुआ था किंगडम की। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा एक्टिव ट्रेड नेटवर्क। इनके जो एक्टिव ट्रेड नेटवर्क थे वो रोमन एम्पायर तक फैले हुए थे, यानी इंडिया के बाहर भी थे, और ये इंडिया के बाहर गुड्स का एक्सचेंज किया करते थे, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, सैंडलवुड एंड लग्जरी आइटम्स लाइक गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स एंड आइवरी। और इंपोर्ट किया करते थे, मतलब बाहर से मंगवाया करते थे, वो थे गिलास,
परफ्यूम एंड ऑइंटमेंट्स, यानी परफ्यूम ऑइंटमेंट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह परचेस किया करते थे। और उस टाइम पे जो टोल टैक्स लगा करता था उससे किंगडम की बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। अगर मैं इन सारी बातों का कंक्लूजन निकालूं तो ये है कि सतवाहनास जो थे वो बेसिकली ट्रेड पे और एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फ्लोरिश करते थे, उनका किंगडम इसी पे डिपेंडेंट था इकोनॉमिकली। देन इनके टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर भी हमें देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर भी देखने को मिलता है। और सतवाहनास के रूलर्स की मेन बात यह है, सतवाहनास में जो भी प्रिंस हुआ करते थे उनका नाम उनकी माँ के नाम पे डिपेंड करता था। जैसे कि गौतमी बालाश्री जो कि एक पावरफुल क्वीन हुआ करती थी सतवाहनास में, उनके बेटे का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी अपनी माँ के नाम पे डेपिक्टेड हुआ करता था। और ये जो गौतमी बालाश्री थी जो कि पावरफुल क्वीन थी, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को बहुत सारी लैंड दान में दी थी। और ये हमें पता चलता है नासिक के इंस्क्रिप्शन से, यानी नासिक में जो कार्व्ड इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले हैं उनसे पता चलता है। देन एक साइट हमें देखने को मिलती है आर्कियोलॉजिकल साइट, दैट इज नानेघाट केव्स। नानेघाट केव्स बेसिकली पुणे में देखने को मिलती है। और ये उस समय की ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी, यानी जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे जो उस टाइम पे व्यापार किया करते थे वो यहाँ आके रेस्ट वगैरह किया करते थे। और यहीं से सारी टोल टैक्स वगैरह की प्रोसेस भी चला करती थी। सतवाहनास के टाइम पे जो विडो क्वीन थी, मतलब सतवाहनास के टाइम पे जो रानी हमें देखने को मिलती है गौतमी बालाश्री, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स भी करवाए थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। वैदिक गॉड को डेपिक्टेड थे। अब वो वैदिक गॉड कौन कौन से हुआ करते थे, जैसे कि इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये तीन गॉडों को मतलब बहुत ज्यादा पूजा जाता था उस टाइम पे। क्यून ने बहुत सारी चीजें डोनेट भी किया करती थी वैदिक रिचुअल्स से ड्यूरिंग, जैसे कि काउस, हॉर्सेस, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर मटेरियल्स। जो पुजारी लोग हुआ करते थे या जो मेहमान आते थे रिचुअल के दौरान, और सारे वर्कर्स एंड स्कॉलर्स को। ये सारी बातें लिखी गई हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हमें कुछ न्यूमरल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न न्यूमरल्स इन इंडिया का ओरिजिन भी माने जाते हैं। देन बात करें सतवाहनास, वासुदेव भगवान को माना करते थे, यानी लॉर्ड कृष्णा को ज्यादा माना करते थे। मतलब उन्होंने और धर्मों को भी माना। और ये पता चलता है हमें कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड वैदिक स्कॉलर्स को, जैन्स को एंड बुद्धिस्ट मॉन्क को दी थी। दर रिलीजन के जो मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे उनको भी बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया जाता था सतवाहनास के ड्यूरिंग। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रुकने के लिए, आराम करने के लिए एक जगह बनवाई थी, दैट वाज कार्ला केव्स, जो कि लोनावला में हमें देखने को मिलती है। ये कार्ला केव्स है ना, पूरी केव की कटिंग की गई है, यानी उसकी कटिंग करने के बाद इसको बनाया गया है। ये लोनावला के अंदर देखने को मिलती है हमें। देन अगर हम बात करें तो एक स्कल्पचर देखने को मिलती है यक्ष की। यक्ष की एक स्कल्पचर देखने को मिलती है लाइक दिस, जो कि एक गोल्ड स्मिथ कान्हा दसा के द्वारा बनाई गई है। कान्हा दसा नाम का एक गोल्ड स्मिथ था। और इससे हमें एक नई बात ये पता चलती है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, गोल्ड स्मिथ बेसिकली गोल्ड की चीजें बनाते हैं लाइक ऑर्नामेंट्स एंड ऑल। पर इस गोल्ड स्मिथ ने स्टोन की एक स्कल्पचर बनाई है। इससे पता चलता है कि वो गोल्ड स्मिथ कितना ज्यादा टैलेंटेड रहा होगा। उस टाइम पे हमें उस टाइम के आर्ट के बारे में भी ये बताता है कि कितने आर्टफुल लोग हुआ करते थे 3rd सेंचुरी के दौरान भी। और अगर बात करें सतवाहनास, जैसे ही 3rd सेंचुरी का एंड आता है तो सतवाहनास जो होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे किंगडम्स में टूट जाते हैं। और जैसे ये टूट जाते हैं तो इनका सेंटर जो है ना वो इनस्टेबल हो जाता है और इकोनॉमिकली भी डिक्लाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सतवाहनास की एंडिंग आ जाती है और इनका किंगडम जो है वो डिक्लाइन करने लगता है। उसके बाद बात करें कि सतवाहनास के बाद क्या हुआ। सतवाहनास के बाद चेदीज आते हैं। चेदीज जो थे ना वो बेसिकली कौन थे, अगर बात करें आपको याद हो मौर्यन एम्पायर की, तो मौर्यन एम्पायर में किंग अशोक ने कलिंग को कैप्चर किया था एक वॉर के बाद में। तो वो जो कलिंग था ना वो मौर्यन एम्पायर के अंडर ही आता था उस समय पे। पर जैसे ही मौर्य एम्पायर का डिक्लाइनेशन होता है तो कलिंग के अंदर एक प्रोमिनेंट पावर हमें देखने को मिलती है, दैट वाज चेदीज। यानी उसी पर्टिकुलर रीजन में एक नया किंगडम बनता है जो कि चेदीज किंगडम था, चेदीज डायनेस्टी थी। कारावेला वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द चेदीज, यानी जो इनका फेमस लीडर था, मतलब जो फेमस किंग था उस टाइम का जो बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था, दैट वाज कारावेला। और उसको हम भिक्षु राजा के नाम से भी जानते थे। कारावेला को हम भिक्षु राजा के नाम से भी जानते थे। काउंसिल ऑफ एसेटिक एंड सेजेस हमें इसके टाइम पे देखने को मिलती है। इस राजा ने क्या किया,
ये धर्मों को बहुत मानता था और इसी वजह से इसने अपने राज्य में बहुत सारे साधु संतों का एक काउंसिल बनाया था, दैट इज नोन एज काउंसिल ऑफ एसेटिक एंड सेजेस। और ये सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करता था, ऑल रिलीजन को। और इसने बहुत सारे टेम्पल्स का रिपेयर भी करवाया था, प्रोटेक्टेड ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट। जैसा कि ये सारे धर्मों को मानता था, सारे रिलीजियंस को मतलब इक्वली रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए इसको इंडियन एथोस भी कहते हैं। इसके बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा के जो ये स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर। देन बात करते हैं उदयगिरी केव्स की। उदयगिरी केव्स भुवनेश्वर में, ये भी चेदीस के द्वारा बनवाई गई थी और यहीं से हमें चेदीस के होने का यानी चेदीस के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। देन बात करते हैं साउथ के कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो कि इवन मौर्य एम्पायर के टाइम पे भी इधर उधर नहीं हुए, यानी उनका डिक्लाइनेशन नहीं हुआ। मौर्य एम्पायर के टाइम पे भी वो इंडिपेंडेंट थे, दे वर इन द साउथ लाइक चोलास, पांड्यास एंड चेरास। तो बात है सेकेंड टू थर्ड बीसीई से लेकर थर्ड सीई यानी बिफोर कॉमन एरा से लेकर थर्ड कॉमन एरा तक 3 किंगडम ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट रहे इवन ड्यूरिंग द हाइट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी और मौर्य एम्पायर के टाइम पे भी इन पे कोई भी अटैक वगैरह मतलब देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब मेजरली खुद को स्टेबल रखा इनने। और ये थे हमारे चेरास, पांड्यास एंड चोलास। ये इस तरीके का मैप है, ये हमारे इंडियन मैप में डाउनवर्ड यानी साउथ की साइड हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे चोलास की, चेरास की एंड पांड्यास की। तो इनका जो फ्लैग स्टाइल है ये हमें याद होना चाहिए, जैसे कि चोलास का क्या लोगो था, चेरास का क्या लोगो था एंड पांड्यास का क्या लोगो था। ये कुछ इस तरीके से इंडियन मैप पे दिखाई देता है हमें इनका किंगडम। देन बात करते हैं सबसे पहले चोलास की। चोलास के टाइम पे बेसिकली बहुत सारे पोएटिक वर्क हमें देखने को मिलते हैं, यानी इसके टाइम पे जो लिटरेचर था ना वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, यानी बहुत सारे पोइट्स का एक कलेक्टिव कलेक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी मिलकर बहुत सारे पोइट्स ने एक वर्क पे काम किया, दैट वाज संगम लिटरेचर। और इसी संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है चोलास के बारे में। एरा में इसको लिखा गया था संगम लिटरेचर को, दैट इज नोन एज संगम एज। और ये जो संगम वर्ड है ये दिखाता है एक संस्कृत वर्ड को, दैट इज संग। ये बताता है कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास ये तीनों डायनेस्टीज एक साथ मिलकर साउथ में खुद को स्टेबल करके बैठी हुई थी और किस तरीके से इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सामना करते हुए भी अपने किंगडम को स्टेबल बनाकर रखा, ये दिखाता है एक संघ। इसीलिए इसको संगम एज नाम से भी जाना जाता है। संगम लिटरेचर दिखाता है हमें उस समय की सोसाइटीज के बारे में, सोसाइटल वैल्यूज क्या हुआ करती थी, क्या हीरोइज्म रहता था लोगों का और किस तरीके से वो जेनरस किंग्स हुआ करते थे, यानी बहुत ही दयालु किंग हुआ करते थे उस टाइम के। चोलास का जो रूल्ड पार्ट था वो साउथ इंडिया था। 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 13th सेंचुरी सीई तक हमारे चोलास का किंगडम रहा। चोलास किंग, अब चोलास में जो सबसे पावरफुल किंग हमें देखने को मिलता है कारिकाल जो है, तो चोला किंग कारिकाल जो थे ना, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने चेरास एंड पांड्यास की एक कंबाइंड फोर्स को भी डिफीट किया था और अपनी सुप्रीमेसी बनाई थी साउथ पार्ट में, यानी सदर्न रीजन में बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेटिंग माना जाता है कारिकाल। इन्होंने कलनई और ग्रांड एनिकट का फॉर्मेशन करवाया था, दैट वाज अ वाटर कॉम्प्लेक्स डाइवर्जन सिस्टम। कावेरी नदी का जो वाटर फ्लो था ना, जो कि कावेरी डेल्टा का सेंट्रल और सदर्न पार्ट था, उसमें वाटर फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कलनई और ग्रांड एनिकट का इस्टेब्लिशमेंट करवाया था, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां पर मदद मिली इरिगेशन करने के लिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। इसीलिए इस एरिया को राइस वॉल ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ। अब बात करते हैं हम चेरास की। चेरास को केरल पुत्र भी बोला जाता है, यानी सन ऑफ केरल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो रूल था तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ था और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज वांजी, प्रेजेंटली जो कि करूर के नाम से जानी जाती है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इनके टाइम पे बहुत ज्यादा रीजन कल्चरल एंड इकोनॉमिक भी देखने को मिलती है, बहुत बदलाव हुए थे उस टाइम पे। और इन्होंने संगम पोइट, यानी जो संगम एज के पोइट्स थे उनको बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया, यानी बहुत ज्यादा तारीफ करी, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया एंड तमिल लिटरेचर को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने। ट्रेड कनेक्शन थे इनके रोमन एम्पायर और वेस्टर्न एशिया के साथ में, मतलब रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न एशिया के साथ में इनका ट्रेडिंग चलता था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट किया करते थे स्पाइसेस की, टिम्बर की, आइवरी की एंड पर्ल्स की, मोतियों की। और इन्होंने बहुत सारे सिक्के भी चलवाए। बात करते हैं पांड्यास की। पांड्यास का जो रूल था वो तमिलनाडु में था
और इनकी जो कैपिटल थी वो आज की डेट में मदुरई के नाम से जानी जाती है। पांड्यास के बारे में हमें पता चलता है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी हुई एक बुक है जिसका नाम था इंद्रिका, और इसी से हमें पांड्यास के बारे में पता चलता है कि उनका किंगडम कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस और स्ट्रॉन्ग हुआ करता था उस टाइम पे। ये ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे एंड रोमन एंड ग्रीक्स के संग में इनका व्यापार चलता था। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ में जो तीनों डायनेस्टीज थी उनका जो ट्रेड था वो रोमन एंड ग्रीक्स के संग में ही चलता था। लेटर पांड्याज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आर्ट एंड द लिटरेचर। तो इनके टाइम पे भी आर्ट और लिटरेचर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हमने डिस्कस किया साउथ की डायनेस्टीज के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स जो कि अराइज होते हैं, जो कि इमर्ज होते हैं। इसके बाद में किंग अशोक के बाद में, जो कि मौर्य एम्पायर के बाद में जब डिक्लाइनेशन हुआ था, तो बृहद्रथ की जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में बहुत सारे किंगडम्स हमें देखने को मिले। और साउथ में हमें ये 3 किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स देखने के लिए मिलते हैं। देन हम बात करेंगे कि जब लास्ट रूलर खत्म हो गया था, मीन्स शुंगास के बाद में सतवाहनास आए और सतवाहनास के बाद में जो भी डायनेस्टीज आई, किंगडम्स आए, जब उनका डिक्लाइनेशन हो गया तो उसमें हमें नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में हमें एक पावर देखने को मिलती है, दैट वाज इंडो ग्रीक। अब ये इंडो ग्रीक कौन थे? आपको याद है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का हमला हुआ था, और उस हमले में क्या था, जब अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर किया था, इंडिया के अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाले पार्ट को, तो वहां पर अपने कुछ सैनिकों को छोड़कर गया था, जो कि इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडो ग्रीक। तो वहां पे जो उसके क्या कहते हैं गवर्नर्स रह गए थे, वही गवर्नर्स आगे इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया में इंडो ग्रीक के आक्रमण करके वहां पर इंडो ग्रीक का रूल इस्टेब्लिश करते हैं। अब इनको इंडो ग्रीक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आए तो ग्रीस से थे, बट इंडिया में जब इस्टेब्लिश होते हैं तो इनके कल्चर में कुछ ब्लेंड आता है, जिसकी वजह से इनको इंडो ग्रीक बोला जाता है। फिर इनके बारे में हमें पता चलता है कुछ मतलब हेलियोडोरस पिलर से, जो कि विदिशा में हमें देखने को मिला, जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर ने ही बनवाया था। ये जो इंडो ग्रीक थे ये आते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें याद है कि अलेक्जेंडर जब भारत आया था, द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो वो अपने पीछे अपने टेट्रैप्स को छोड़कर गया था, यानी कुछ ट्रूप्स को छोड़कर गया था, गवर्नर को। और यही गवर्नर आगे चल के नॉर्थ वेस्टर्न एंड द नदर्न पार्ट में और सेंट्रल रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंडिया के वेस्टर्न, नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट में अपना कंट्रोल बना लेते हैं और एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह अपने किंगडम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और ये इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो दे आर नोन एज इंडो ग्रीक। जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइनेशन हुआ था, उससे पहले इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को अपना टारगेट बनाया, जैसे कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद ये भारत के अंदर एंट्री लेते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न, नदर्न एंड द सेंट्रल रीजन को भी कैप्चर करते हैं। ये था सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर अपना गवर्नर छोड़कर गया था। उसके बाद में इसी के सक्सेसर्स आगे चल के इंडिया को कैप्चर करते हैं। इंडो ग्रीक की वजह से इंडिया के और ग्रीक कल्चर के बीच में एक ब्लेंड क्रिएट हुआ, यानी इंडियन कल्चर एंड द ग्रीक कल्चर मिक्स होता है आपस में, दैट बिकम्स अ ब्लेंड ऑफ इंडो ग्रीक कल्चर। तो कल्चरल एक्सचेंज भी हमें देखने को मिलता है। हेलियोडोरस जो पिलर मिला था विदिशा में, एमपी में, वो एक नोटेबल एग्जाम्पल है इंडो ग्रीक के रिलेशंस का, यानी इंडिया और ग्रीक के रिलेशंस का। एक ग्रीक एम्बेसडर था, यानी एक ग्रीक राजदूत था, जिसकी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये जो है वासुदेव भगवान की बहुत प्रशंसा किया करते थे, यानी जो कृष्ण भगवान थे उनको बहुत माना करते थे और उनको एक उपाधि दी थी इन्होंने, गॉड्स ऑफ गॉड्स की। और इनके टाइम पे ये 3 फुट स्टेप्स को फॉलो किया करते थे इंडो ग्रीक लोग। फर्स्ट वाज सेल्फ रेस्ट्रेंट, चैरिटी एंड कॉन्शियसनेस। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इनका जो रूल था वो कैसे एंड हुआ, यानी इंडो शीथियंस, जिन्हें हम शाक के नाम से भी जानते हैं, शाकास, जो शाक के लोग थे ना, उनने इन पे हमला किया, जिसकी वजह से इंडो ग्रीक का एम्पायर खत्म हो जाता है। और अब आते हैं शाक। जो शाक के थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी बहुत ज्यादा मतलब हमले किए थे इंडिया के, और रूल किया था इंडिया पे 2nd BC से लेकर 5th BE तक, यानी 2nd BC से लेकर 5th कॉमन एरा तक इनका रूल रहता है। और इनकी पावर जो है ना इंडो ग्रीक के बाद ज्यादा इस्टेब्लिश होती है, मतलब और ज्यादा पावरफुल होते हैं इंडो ग्रीक के बाद में, जब ये इंडो ग्रीक को
हटा देते हैं। और पावरफुल रहे थे जब तक कि कुशान्स नहीं आ गए थे, यानी कुशानास जब तक आ नहीं गए थे तक ये लोग बहुत ज्यादा, ये वाली किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। जैसे ड्यूरिंग द शाक संवत, इनके दौरान एक कैलेंडर बना था दैट इज नोन एज शाक संवत, जिसको हमारे नेशनल कैलेंडर की तरह फॉलो किया गया 1957 में। अब बात करते हैं कि इनके बाद में जब कुशानास आ गए थे तो ये जो सरकटे की मूर्ति मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी यानी स्टैच्यू, तो ये बेसिकली कुशानास डायनेस्टी से बिलोंग करती है। तो अब जरा बात करते हैं स्टैच्यू के बारे में। स्टैच्यू जो है किंग कनिष्क की है, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते थे कुशानास के। और इस पे ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है जो लिखा हुआ है दैट इज महाराज राजा धीराज के पुत्र कनिष्क, ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से थे और सेंट्रल एशिया के बाद इन्होंने इंडिया में एंट्री ली सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा के राउंड। सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा तक तो अभी देखा था शाक्य चल रहे थे, उसके बाद में जैसे ये आते हैं तो शाक्य का रूल एंड हो जाता है ना। एक्सपेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द नदर्न इंडिया। इनके पास बहुत ज्यादा, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा कल्चर की इंटरमिक्सिंग होती है और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है इंडियन कल्चर एंड फॉरेन कल्चर के बीच में। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं कुशानास डायनेस्टी एंड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल्स, यानी नई आर्टिस्टिक स्टाइल्स इनके टाइम पे डेवलप होती हैं। जैसे कि ये आप कॉइन्स देख सकते हैं, ये भी कुशानास के टाइम के हैं, जिसमें आपको दो कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी टू साइड्स मेंशन्ड है। जो फर्स्ट कॉइन आपको देखने को मिल रहा है उसकी एक साइड में कनिष्क रूलर बने हुए हैं जो कि एक स्पीयर लेके खड़े हुए हैं अपने हाथ में, और दूसरी साइड में आपको एक बुद्ध मोंक देखने को मिलेगा जिसपे कुछ इस तरीके का इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल ओ करके। और सेकंड कॉइन पे अगर मैं बात करूं तो एक साइड में फिर से किंग बने हुए हैं और सेकंड साइड पे अगर मैं देखूं तो भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा की एक आर्ट देखने को मिलेगा और बुल नंदी के साथ में वो खड़े हुए हैं। सिल्क रूट का जो मेजर एक्सिस था ना वो कुशानास के पास में, इंडिया टू एशिया एंड द वेस्टर्न पार्ट इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी, इंडिया से एशिया और एशिया के बाद वेस्टर्न पार्ट्स में भी इनकी ट्रेडिंग चला करती थी। कंटिन्यू ट्रेड अंडर द अदर इंडो ग्रीक रूलर्स, इनकी ट्रेड जो थी अदर इंडो ग्रीक रूलर्स के टाइम पे भी चला करती थी। कुशानास के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कंधार स्टाइल के एग्जाम्पल इनके टाइम पे देखने को मिलते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने इनको बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया हुआ है। फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक आर्ट, यानी इंडिया का और ग्रीक का जो आर्ट है उसका एक फ्यूजन यानी ब्लेंड देखने को मिलता है हमें। कुशानास की जो एरा थी उसमें सूर्य द सन गॉड इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, यानी इनको बहुत मानते थे ये लोग। ऐसा मानते थे कि जो भगवान सूर्य यानी सन गॉड है वो लुक सिमिलर टू द ह्यूमन एंड द टेम्पल आर्किटेक्चर्स भी करवाए थे, इनने टेम्पल्स भी बनवाए थे। और गंधार स्टाइल की स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब में हमें देखने को मिली। इनके टाइम पे जो स्कल्पचर्स बना करती थी ग्रे ब्लैक स्लेट टोन की बना करती थी। मैनी स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा हमें देखने को मिलती है जो कि रियलिस्टिक एनाटॉमी थी, यानी इससे हमें पता चलता है कि इनके टाइम पे जब मशीन्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, स्कल्पचर्स थे इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ करते थे, रियलिस्टिक हुआ करते थे। यानी इसके वक्त से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आर्ट का लेवल क्या रहा होगा और किस टाइप के आर्टिस्ट कुशानास के टाइम पे हमें देखने को मिले होंगे इंडिया के अंदर। बिल्कुल रियल फेस जैसा दिखाई देता है। देन बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर भी इनके टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता है। संस्कृत का लिटरेचर बेसिकली महाभारत एंड रामायण जो कि इन्हीं के टाइम पे कंपोजिशन हमें देखने को मिलती हैं। सारी हेरिटेज साइट्स देखने को मिलती हैं, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो कि इन्होंने बनवाया था। और इनके टाइम पे भले ही इंडो ग्रीक आर्ट का ब्लेंड हुआ था पर फिर भी हमारा इंडियन थीम का डोमिनेंस रहा, बेसिकली हिंदू एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी। देन बात करते हैं, हमें एक कुबेर भगवान की एक स्टैच्यू देखने को मिलती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से जो कि इंडियन स्टाइल में बनी है। और ये हमें बताती है कुशानास के टाइम पे जब इंडो ग्रीक ब्लेंड चल रहा था, जितनी भी आर्किटेक्चर था उसमें आर्टिस्टिक्स में, तब भी ये मूर्ति हमें देखने को मिलती है जो कि इंडियन स्टाइल में बनी हुई है। ग्रीको रोमन एस्थेटिक्स होने के बावजूद भी उनका ग्रीस का और रोमन का जो फ्यूजन था ना उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ा, जबकि वो लोग ब्लैक स्टोन का यूज करते थे। बट ये जो स्कल्पचर है ये रेड स्टोन से बनी है। कुबेर, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा, यक्ष एंड यक्षिणी उस टाइम पे मेजर डाइटीज हुआ करते थे। ये स्टैच्यू जो है हमें देखने को मिलती है यूपी के मथुरा। ये एक टाइमलाइन है जिसमें बताया गया है डिफरेंट किंगडम्स कब कब रूल करते हैं। टाइमलाइन को आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लें।
एंड अपने दिमाग में बिठा लें। बाकी बात करते हैं सिल्क रूट की। तो जो सिल्क रूट की मैं बार बार आपसे इस वीडियो में बात कर रहा था, वो सिल्क रूट वो था जहां से ट्रेडिंग हुआ करती थी। हमारे इंडिया से स्पाइसेस एंड आइवरी वगैरह बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी और इंपोर्ट भी सिल्क रूट के थ्रू ही होती थी। मेजरली जो है चाइना को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली जो लाइन है, दिस इज नोन एज सिल्क रूट। इसी के थ्रू इसको सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सिल्क की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है और इसी के बीच में आता है इंडिया।